नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अखिल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्रॉनिकल मैगजीन अगस्त 2024 की कवर कर रहे हैं और क्रॉनिकल मैगजीन के हम लोग आ गए हैं अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन पर, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम वाले भाग पर। और इसमें हम लोग आज के इस पूरे टॉपिक में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर करेंगे और जिसमें हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत 50वें G7 शिखर सम्मेलन की, बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा और आगे बात करेंगे हम लोग श्रीलंका में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय फोकल पॉइंट बैठक हुई है 3रे नंबर की। और उसके बाद दोस्तों सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं 2रे कार्यकाल के लिए। तो याद रखेंगे सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव हुआ है, तो इनको देखेंगे। थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को मान्यता मिली है। बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस बना है। यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन हुआ है और अमेरिका द्वारा मिनटमैन थर्ड ICBM का परीक्षण किया गया है। और क्लाउडिया शिनबाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। तो क्लाउडिया शिनबाम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं, इनके बारे में देखेंगे। अदानी पोर्ट्स द्वारा दार एस सलाम पोर्ट टर्मिनल का संचालन किया जाएगा। दक्षिण कोरिया की पहली अंतरिक्ष एजेंसी और भारत ने कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता की ग्रहण। तो इस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, इनको हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। तो दोस्तों चलिए आरंभ करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत पहली घटना G7 शिखर सम्मेलन के 50वें संस्करण की। तो 50वां G7 शिखर सम्मेलन, 50वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो याद रखेंगे 50वां G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 के मध्य इटली के अपुलिया में स्थित फसानो शहर में 50वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो 13-15 जून 2024 के मध्य इटली के अपुलिया में स्थित फसानो शहर में 50वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी इटली के द्वारा की गई। तो ये जो शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबान देश कौन था? तो वो इटली था। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी भाग लिया गया। तो इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया एवं इस दौरान उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर G7 आउटरीच सत्र को संबोधित किया। तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी थे भारत की तरफ से, उन्होंने भाग लिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर G7 आउटरीच सत्र को उन्होंने संबोधित किया। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने हेतु G7 अपुलिया खाद्य प्रणाली पहल का शुभारंभ किया गया। तो यहाँ पर खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए जो संरचनात्मक बाधाएं थी उनको दूर करने के लिए G7 अपुलिया राष्ट्रीय खाद्य प्रणाली पहल की क्या की है? अपुलिया खाद्य प्रणाली पहल की क्या की है? शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर शिखर सम्मेलन में वैश्विक अवसंरचना निवेश के लिए वर्ष 2027 तक 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर एकत्रित करने का भी निर्णय लिया गया है। तो निवेश के लिए वर्ष 2027 तक 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर एकत्रित करने का निर्णय लिया गया है। उन्नत AI सिस्टम विकसित करने वाले संगठनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए एक ब्रांड विकसित करने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे G7 शिखर सम्मेलन में ही उन्नत AI सिस्टम विकसित करने वाले संगठनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए एक ब्रांड विकसित करने की भी यहाँ पर घोषणा हुई है। G7 समूह के सदस्य देश कौन कौन है? तो सदस्य देश हैं इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो याद रखेंगे G7 में जो सदस्य देश हैं उसमें इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान। तो याद रखेंगे इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है? G7 समूह के सदस्य देश हैं। और इसकी G7 समूह की स्थापना 1975 में
तेल संकट के प्रतिक्रिया स्वरूप की गई थी। तो उस समय जो तेल संकट आया था उस तेल संकट के प्रतिक्रिया स्वरूप 1975 में G7 समूह की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और जिसके सदस्य कौन कौन है, तो इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूके और यूएसए हैं। आगे बात कर लेते हैं, श्रीलंका में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। 20 जून 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर एवं श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के कोलंबो में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे 20 जून 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, उन्होंने श्रीलंका के कोलंबो में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र मैरीटाइम रेस्क्यूज कोऑर्डिनेशन सेंटर MRCC का उद्घाटन किया है। इसमें कोलंबो में नौसेना मुख्यालय में एक केंद्र, हम्बनटोटा में एक उप केंद्र और गैले, अरुगाम्पे, बट्टी कलोआ, त्रिंकोमाली और कल्लारावा, पॉइंट पेड्रो और मौलिकुलम में मानव रहित प्रतिष्ठान भी यहाँ पे क्या है, शामिल है। तो इस तरह से कोलंबो में क्या किया गया है, नौसेना मुख्यालय में एक केंद्र, हम्बनटोटा में एक उप केंद्र, गैले, अरुगाम्पे, बट्टी कलोआ, त्रिंकोमाली, कल्लारावा, पॉइंट पेड्रो, मालिकुलम में मानव रहित प्रतिष्ठान शामिल है। समुद्री बचाव समन्वय केंद्र की स्थापना भारत द्वारा प्रदान किए गए $6 मिलियन के अनुदान से की गई है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि हाल ही में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र की स्थापना भारत के सहयोग से किस देश में की गई है। तो याद रखेंगे कि श्रीलंका में ये जो है तो समुद्री बचाव समन्वय केंद्र की स्थापना की गई है, जिसमें भारत ने क्या किया है, $6 मिलियन का अनुदान दिया है। MRCC का निर्माण भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तो इसका जो निर्माण है ये कौन कर रहा है, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। MRCC संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा है। तो MRCC क्या है, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा है। इसका उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों जैसे कि संकट में फंसे जहाजों, लोगों को बचाने और निकालने तथा तेल रिसाव जैसी पर्यावरणीय आपदाओं की रोकथाम और नियंत्रण के लिए समुद्री मार्गों की निगरानी करना है। तो जो क्या है, MRCC का उद्देश्य है, ये आपातकालीन स्थितियों जैसे कि संकट में फंसे जहाजों, लोगों को बचाने और निकालने तथा तेल रिसाव जैसी पर्यावरणीय आपदाओं की रोकथाम और नियंत्रण के लिए समुद्री मार्गों की निगरानी करना है। MRCC का कार्य प्रत्येक देश में नौसेना या तटरक्षक बल के द्वारा समन्वित किया जाता है। तो MRCC का जो कार्य है ये प्रत्येक देश की जो नौसेना है या तटरक्षक बल है उसके द्वारा क्या किया जाता है, समन्वित किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं, भारत के जो बांग्लादेशी प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उन्होंने भारत की यात्रा की है। तो 21-22 जून 2024 के मध्य बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा की है। तो याद रखेंगे कि 21-22 जून 2024 के मध्य बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा की। 22 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रधानमंत्री शेख हसीना के मध्य भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के मध्य नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में त्रिपक्षीय बैठक संपन्न हुई है। तो केंद्रीय त्रिपक्षीय बैठक, द्विपक्षीय बैठक यहाँ पे क्या हुई है दोस्तों, द्विपक्षीय 2 पक्ष थे यहाँ पे, एक भारत के प्रधानमंत्री थे और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। द्विपक्षीय बैठक संपन्न हुई। इस दौरान दोनों देशों ने 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। तो दोनों देशों के बीच कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए, तो 10 समझौतों पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर होते हैं। इस समझौते में समुद्री सहयोग व ब्लू इकोनॉमी, संयुक्त लघु उपग्रह परियोजना, रेलवे संपर्क, समुद्र विज्ञान, सैन्य शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आपदा प्रबंधन और मत्स्य पालन क्षेत्र में सहयोग से जुड़े समझौते शामिल हैं। तो जो समझौते हुए हैं उनमें समुद्री सहयोग एवं ब्लू इकोनॉमी, संयुक्त लघु उपग्रह परियोजना, रेलवे संपर्क, समुद्र विज्ञान, सैन्य शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आपदा प्रबंधन और मत्स्य पालन क्षेत्र में सहयोग से जुड़े समझौते शामिल हैं। दोनों पक्षों ने डिजिटल भागीदारी के लिए साझा दृष्टिकोण तथा हरित भागीदारी के लिए साझा दृष्टिकोण से जुड़े दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर किए हैं। तो दोनों पक्षों ने डिजिटल भागीदारी के लिए साझा दृष्टिकोण तथा हरित भागीदारी के लिए साझा दृष्टिकोण से जुड़े दस्तावेजों पर भी इन्होंने क्या किया है, हस्ताक्षर किए हैं, सिग्नेचर किए हैं। भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीजा सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। तो हाल ही में भारत सरकार ने
किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीजा सुविधा शुरू करने का फैसला किया है? तो वो है बांग्लादेश। तो याद रखेंगे, ये प्रश्न बन सकता है सीधा सीधा कि हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीजा सुविधा शुरू करने का फैसला किया है? तो वो बांग्लादेश के नागरिकों के लिए है। इस बैठक के दौरान भारत ने तीस्ता नदी जल बंटवारे पर भी चर्चा करने के लिए एक तकनीकी टीम भेजने पर सहमति जताई है। तो जो तीस्ता नदी जल बंटवारा है उस पर चर्चा करने के लिए एक टेक्निकल टीम भेजने हेतु सहमति जताई है और रंगपुर में एक सहायक उच्चायुक्त खोलने की भी घोषणा की गई है। तो जो क्या है, रंगपुर जो जगह है वहां पर एक सहायक उच्चायोग खोलने की भी घोषणा भारत के द्वारा की गई है। इसके अतिरिक्त भारत और बांग्लादेश ने एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर बातचीत शुरू करने का भी संकल्प लिया है। तो भारत और बांग्लादेश ने एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर बातचीत शुरू करने का भी क्या किया है, संकल्प लिया है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। तो बांग्लादेश क्या है, दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा क्या है, व्यापारिक साझेदार है और भारत क्या है, एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। तो याद रखेंगे, भारत क्या है, एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत को लगभग $2 बिलियन का बांग्लादेशी निर्यात प्राप्त हुआ है। तो बांग्लादेश में लगभग $2 बिलियन के क्या किए गए हैं, निर्यात भारत के द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में किए गए हैं। अब आगे बात कर लेते हैं भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय फोकल पॉइंट बैठक की। तो भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय फोकल पॉइंट बैठक 19 जून 2024 को तीसरी भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय फोकल पॉइंट बैठक आयोजित की गई है। तो किस नंबर की है, तीसरे नंबर की है। इस बैठक में तीनों देशों ने त्रिपक्षीय सहयोग के 3 स्तंभों समुद्री रक्षा एवं सुरक्षा, समुद्री एवं पर्यावरण सहयोग तथा बहुपक्षीय सहभागिता के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की है। तो इस बैठक में तीनों देशों ने त्रिपक्षीय सहयोग के 3 स्तंभों समुद्री रक्षा एवं सुरक्षा, समुद्री एवं पर्यावरण सहयोग तथा बहुपक्षीय सहभागिता के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा इन्होंने की है। इस दौरान इंडो पैसिफिक महासागर पहल, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन तंत्र, मानवीय सहायता और आपदा राहत सहयोग तथा बहुपक्षीय जुड़ाव के ढांचे के तहत त्रिपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए नए प्रस्तावों की पहचान की गई है। तो इस दौरान जब उन लोगों की क्या हुई है, बैठक हुई है, तो उस दौरान इंडो पैसिफिक महासागर पहल, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन तंत्र और मानवीय सहायता और आपदा राहत सहयोग तथा बहुपक्षीय जुड़ाव के ढांचे के तहत त्रिपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए नए प्रस्तावों की पहचान भी करी गई है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने अपने साझा मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र की दिशा में मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। तो याद रखेंगे कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस ने अपने साझा मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र की दिशा में मिलकर कार्य करने की अपनी प्रतिबद्धता की भी क्या है, यहाँ पर पुष्टि करी है। आगे बात कर लेते हैं, वर्ष 2023 में द्वितीय भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय फोकल पॉइंट बैठक के दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए शुरू की जाने वाली प्रमुख परियोजनाओं की पहचान की गई थी। तो जो दूसरी बैठक थी वर्ष 2023 में, दूसरी बैठक जो हुई थी भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय फोकल पॉइंट बैठक, इस बैठक के दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए शुरू की जाने वाली जो प्रमुख परियोजनाएं थी उनकी पहचान कर ली गई थी। सिरिल रामाफोसा, अगला घटना है, सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। 19 जून 2024 को माटागेला सिरिल रामाफोसा ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की है। तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने दूसरा कार्यकाल के लिए अपनी शपथ ग्रहण की है। 14 जून 2024 को दक्षिण अफ्रीकी संसद द्वारा इन्हें दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया था। तो इनको क्या किया गया है, पुनः से चुन लिया गया था। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा ने 400 सदस्यीय संसद में 283 वोट अर्जित किए, जबकि इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स EFF पार्टी के जूलियस मालेमा को केवल 44 वोट मिले। ANC ने 29 मई 2024 को आयोजित आम चुनाव में केवल 40% वोट प्राप्त किए थे।
दक्षिण अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी डेमोक्रेटिक अलायंस डीए को लगभग 22% वोट मिले। सिरिल रामाफोसा 2018 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे। तो 2018 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे और 2024 में दूसरी बार शपथ ग्रहण कर लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। पहली है प्रिटोरिया कार्यकारी राजधानी, केप टाउन विधायी राजधानी है और ब्लोमफोंटेन क्या है, न्यायिक राजधानी है। तो इस तरह से याद रखेंगे ये 3 राजधानियां दक्षिण अफ्रीका की हैं। आगे बात कर लेते हैं, थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को मान्यता मिली है। तो 18 जून 2024 को थाईलैंड दक्षिण पूर्वी एशिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। तो 18 जून 2024 को थाईलैंड ने क्या किया है, दक्षिण पूर्वी एशिया का वो पहला देश बन गया है जिसने समलैंगिक विवाह सेम सेक्स मैरिज को मान्यता प्रदान कर दी है। थाईलैंड की नेशनल असेंबली के ऊपरी सदन थाई सीनेट ने विवाह समानता विधेयक पारित किया। तो विधेयक कहाँ आया था, तो याद रखेंगे कि थाईलैंड की जो नेशनल असेंबली है उसका जो ऊपरी सदन है थाई सीनेट, जिसका नाम होता है, जिसे थाई सीनेट के नाम से जाना जाता है, उसमें विवाह समानता विधेयक पारित किया गया। ताइवान और नेपाल के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला एशिया का तीसरा देश बन गया है। तो एशिया महाद्वीप का तीसरा देश बना है थाईलैंड, और इससे पहले ताइवान और नेपाल ने जो कि एशिया के देश हैं, एशिया महाद्वीप के देश हैं, इन्होंने क्या किया है, जो है तो समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान करी है। यह कानून किसी भी लिंग के विवाह भागीदारों को पूर्ण कानूनी, वित्तीय और चिकित्सा अधिकार प्रदान करता है। तो ये जो कानून वहां पर थाईलैंड में आया है वो क्या है, किसी भी लिंग के विवाह भागीदारों को पूर्ण कानूनी, वित्तीय और चिकित्सा अधिकार प्रदान करता है। इस कानून के द्वारा नागरिक और वाणिज्यिक संहिता में भी बदलाव किया गया है। तो नागरिक और जो वाणिज्यिक संहिता है उसमें भी क्या किया गया है, बदलाव किया गया है, जिसमें पुरुष और महिला तथा पति और पत्नी जैसे शब्दों को व्यक्ति और विवाह भागीदार के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो पुरुष और महिला, पति पत्नी जैसे शब्द थे उनको क्या कर दिया गया है, उन शब्दों को व्यक्ति और विवाह भागीदार के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं, यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन हुआ है। तो 15 से 16 जून 2024 के मध्य स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक कहां पर हुआ है, तो ये स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में हुआ है। याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में यूक्रेन में शांति पर एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्देश्य यूक्रेन युद्ध में शांति प्रक्रिया के लिए आधार तैयार करना है। तो जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसमें शांति प्रक्रिया के लिए एक आधार तैयार करने का ये उद्देश्य से ये अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन आयोजित किया गया है। एवं न्यायपूर्ण और अस्थायी शांति की दिशा में एक आम समझ विकसित करना है। तो न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की दिशा में एक आम समझ विकसित करने के उद्देश्य से यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में। याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में यूक्रेन में शांति के लिए एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है जून 2024 में, 15-16 जून 2024 में। इस सम्मेलन में रूस को आमंत्रित नहीं किया गया है। तो रूस को यहाँ पे आमंत्रित नहीं किया गया है। याद रखेंगे, सम्मेलन में लगभग 100 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों ने यहाँ पर भाग लिया है। तो याद रखेंगे कि सम्मेलन में लगभग 100 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों ने क्या किया है, भाग लिया है यहाँ पे। आगे बात कर लेते हैं, इस दौरान यूक्रेन से अनाज निर्यात, कैदियों की अदला बदली सहित मानवीय मुद्दों एवं रूस के कब्जे वाले जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सुरक्षा पर भी चर्चा की गई। तो इसमें जो चर्चा हुई वो चर्चा क्या हुई कि यूक्रेन से जो अनाज का आयात निर्यात है उसको, उस पर चर्चा हुई, कैदियों की अदला बदली पर चर्चा हुई और उसके साथ जो सभी मानवीय मुद्दे थे एवं रूस के कब्जे वाले जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सुरक्षा पर भी चर्चा की गई। भारत एकमात्र दक्षिण एशियाई देश था जिसने शांति शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो भारत क्या था, एकमात्र दक्षिण एशियाई देश था जिसने इस शांति शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। भारत, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के ने अंतिम दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो जो अंतिम दस्तावेज, फाइनल दस्तावेज था, उस पर किन देशों ने हस्ताक्षर नहीं किए, तो भारत, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात ने क्या किया है, इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। आगे बात कर लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की। तो 6 जून 2024 को डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो याद क्या रखना है, याद रखना है कि जो 6 जून 2024 था, इसको डेनमार्क,
ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया गया है। इन 5 सदस्य देशों का 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए इनको चुना गया है। 1 जनवरी 2025 से इनका कार्यकाल प्रारंभ होगा। ये देश मोजाम्बिक, जापान, इक्वाडोर, माल्टा और स्विट्जरलैंड की जगह लेंगे। तो 5 जो पहले अस्थायी सदस्य देश थे, तो उसमें मोजाम्बिक, जापान, इक्वाडोर, माल्टा और स्विट्जरलैंड की जगह अब कौन लेंगे? डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। तो इस तरह से याद रखना है। कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रमुख वैश्विक निकाय है। तो क्या याद रखना है कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रमुख वैश्विक निकाय के रूप में कार्य करती है। और मोजाम्बिक, जापान, इक्वाडोर, माल्टा और स्विट्जरलैंड की जगह 5 नए अस्थायी सदस्य देशों को शामिल कर लिया गया है, जिनमें पाकिस्तान सहित जो है तो 5 अस्थायी सदस्य शामिल हुए हैं, जिनका नाम क्रमशः डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया है। आगे बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में यूएनएससी के 5 स्थायी एवं 10 अस्थायी सदस्यों का प्रावधान है। तो 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में हैं। 5 स्थायी सदस्य जिन्हें P5 के नाम से के रूप में जाना जाता है में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस शामिल हैं। तो जो क्या है P5 के रूप में जिन स्थायी सदस्यों को जाना जाता है उनमें USA, रूस, चीन, UK और फ्रांस शामिल हैं। सुरक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा ही क्या की गई थी? सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। तो जो UNSC है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस की बात कर लेते हैं। अगले अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के रूप में बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस। तो बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस क्या है दोस्तों? तो बायोफार्मास्यूटिकल जो अलायंस है वो 6 जून 2024 को भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक लचीली बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस। तो 6 जून 2024 को भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए संयुक्त प्रयास करने हेतु एक गठबंधन की शुरुआत की। इसके संबंध में घोषणा विश्व की सबसे बड़ी बायोफार्मास्यूटिकल प्रदर्शनी बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में आयोजित बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस की उद्घाटन बैठक में की गई थी। तो ये जो घोषणा थी वो कहाँ हो गई थी? तो सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में आयोजित बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस की उद्घाटन बैठक में ही की गई थी। और प्रतिभागियों ने एक विश्वसनीय और टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला के महत्व पर जोर दिया और संबंधित देशों की जैव नीतियों, विनियमों और अनुसंधान और विकास सहायता उपायों का समन्वय करने पर सहमति व्यक्त की। कोविड-19 महामारी के दौरान अनुभव की गई दवा आपूर्ति की कमी के जवाब में यह गठबंधन शुरू किया गया है। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें दुनिया भर के 20,000 से अधिक नेता एक साथ आते हैं। यह सार्वजनिक दवा कंपनियों और बायोटेक स्टार्टअप से लेकर शिक्षा जगत, गैर लाभकारी संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों तक संपूर्ण बायोटेक पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। आगे बात कर लेते हैं। अमेरिका द्वारा मिनटमैन थर्ड ICBM का परीक्षण किया गया है। तो अमेरिका ने क्या किया है? 4 जून 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने हथियार रहित मिनटमैन थर्ड अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण किया है। तो ICBM अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का क्या किया है? परीक्षण किया गया है अमेरिका के द्वारा। ICBM मिनटमैन थर्ड ICBM के नाम से ये बनाई गई है। एक पुनः प्रवेश वाहन री एंट्री व्हीकल से सुसज्जित इस मिसाइल का परीक्षण कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से किया गया है। यह परीक्षण एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक
कमांड एयरमैन की एक संयुक्त टीम द्वारा स्पेस फोर्स गार्डियंस की सहायता से किया गया है। परीक्षण का उद्देश्य अमेरिका की परमाणु निवारक क्षमता का प्रदर्शन करना था। अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ऐसी मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 5500 किलोमीटर 5500 किलोमीटर से अधिक होती है। क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। ये प्रश्न परीक्षाओं में आएगा कि हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में जो है तो चुना गया है। तो याद रखेंगे 6 जून 2024 में जलवायु वैज्ञानिक और मैक्सिको सिटी की पूर्व मेयर 61 वर्षीय क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। इस पद पर आसीन होने वाली वह पहली यहूदी नेता हैं। तो पहली यहूदी नेता, जलवायु वैज्ञानिक और मैक्सिको सिटी की पूर्व मेयर क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। मैक्सिकन चुनाव कार्यालय के प्रारंभिक परिणामों के अनुसार शिनबाम को लगभग 58% वोट मिले। मैक्सिको में 2 जून 2024 को नए राष्ट्रपति और 20,000 से अधिक राजनीतिक पदों के लिए चुनाव हुए थे, जिनमें मैक्सिकन संसद के निचले सदन और सीनेट की सभी सीटें तथा क्षेत्रीय और नगरपालिका कार्यालय शामिल हैं। क्लाउडिया शिनबाम 1 अक्टूबर 2024 को मैक्सिको की राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी। तो शपथ ग्रहण 1 अक्टूबर 2024 को होगा और उसी के साथ इनका कार्यकाल शुरू होगा। मैक्सिको का आधिकारिक नाम यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट्स है। यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है। इसकी राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी है। आगे बात कर लेते हैं अडानी पोर्ट्स द्वारा दार एस सलाम पोर्ट टर्मिनल का संचालन। तो अडानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 के संचालन और प्रबंधन के लिए तंजानिया बंदरगाह प्राधिकरण के साथ 30 वर्षीय रियाद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 30 वर्षीय रियाद समझौता है जो कि तंजानिया बंदरगाह प्राधिकरण के साथ अडानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। और यह जानकारी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन द्वारा 31 मई 2024 को प्रदान की गई। अवगत करा दें कि अडानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंटेनर टर्मिनल 2 की क्षमता 1 मिलियन TEU 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट है और यह तंजानिया के कंटेनर वॉल्यूम का लगभग 83% संभालता है। तो तंजानिया का जो क्या है कंटेनर वॉल्यूम है उसका 83% यही संभालता है। तो इस तरह से दार एस सलाम पोर्ट एक गेटवे पोर्ट है जिसमें सड़क और रेलवे का एक अच्छी तरह से जुड़ा हुआ नेटवर्क है। तो सड़क और रेलवे का क्या है यहाँ पे एक अच्छी तरह से जुड़ा हुआ नेटवर्क है। आगे बात कर लेते हैं तंजानिया देश की। तो तंजानिया हिंद महासागर के तट पर स्थित एक पूर्वी अफ्रीकी देश है। इसकी राजधानी डोडोमा सिटी है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो 5895 मीटर तंजानिया में ही स्थित है। तंजानिया में विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका झील 1436 मीटर गहरी झील टंगानिका झील तंजानिया देश में ही है जो विश्व की क्या है दूसरे नंबर की सबसे गहरी झील है। दक्षिण कोरिया की पहली अंतरिक्ष एजेंसी, याद रखेंगे दक्षिण कोरिया की पहली अंतरिक्ष एजेंसी 30 मई 2024 को दक्षिण कोरिया ने अपने एरोस्पेस क्षेत्र में नीति और औद्योगिक विकास का नेतृत्व करने के लिए आधिकारिक तौर पर देश की पहली अंतरिक्ष एजेंसी कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को लॉन्च किया है। तो कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। तो इस तरह से याद रखेंगे 30 मई 2024 को दक्षिण कोरिया ने अपने एरोस्पेस क्षेत्र में नीति और औद्योगिक विकास का नेतृत्व करने के लिए आधिकारिक तौर पर देश की पहली अंतरिक्ष एजेंसी कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन KASA को लॉन्च किया। KASA एरोस्पेस उद्योग पारिस्थितिक तंत्र का गहन समर्थन करने वाले विशेषज्ञों को विकसित करके तथा चुनौतीपूर्ण और अभिनव अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देकर एक नए अंतरिक्ष युग की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी मंत्रालयों के बीच साझा की जाने वाली नीति और विकास कार्यों को सुव्यवस्थित करना है। यह एजेंसी उस एरोस्पेस अनुसंधान संस्थान को भी अपने ढांचे के तहत लाएगी जिसने नूरी और इसके पूर्ववर्ती अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों को विकसित किया था। वर्ष 2032 के लिए पहले चंद्र लैंडर की योजना बनाई गई है। मई 2023 में नूरी रॉकेट के प्रक्षेपण के साथ दक्षिण कोरिया स्वदेशी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान और उपग्रह विकास प्रौद्योगिकी रखने वाला 7वां देश बना था। तो मई 2023 में क्या किया गया था? नूरी रॉकेट का जब सफल प्रक्षेपण हुआ था उसी समय क्या हो गया था? दक्षिण कोरिया
स्वदेशी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान और उपग्रह विकास प्रौद्योगिकी रखने वाले 7वां देश बना था। नूरी रॉकेट के जरिए एक वाणिज्यिक ग्रेड उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया था। भारत ने कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो ये भी इम्पोर्टेंट खबर है। भारत ने 28 जून 2024 को जिनेवा में स्थायी प्रतिनिधि स्तर की बैठक में कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की। 29 मई 2024 को भारत ने वर्ष 2003 में कोलंबो प्रक्रिया स्थापना के बाद से पहली बार 2024-26 के लिए इस समूह की अध्यक्षता को ग्रहण किया है। कोलंबो प्रक्रिया एशिया में 12 सदस्य देशों का एक क्षेत्रीय परामर्श मंच है। कोलंबो प्रक्रिया एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है और यह एशिया के मूल देशों के लिए विदेशी रोजगार और संविदात्मक श्रम के प्रबंधन पर परामर्श के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है। यह विदेशी रोजगार पर सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। भारत 2003 से कोलंबो प्रक्रिया का सदस्य रहा है। इस प्रक्रिया का समन्वय जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के स्थायी मिशनों के माध्यम से किया जाता है। तो जो क्या है, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश का अस्थायी मिशन है, उसके माध्यम से इस प्रक्रिया का समन्वय किया जाता है, जो कि जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के स्थायी मिशनों के माध्यम से किया जाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन यहीं से समाप्त होता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो दोस्तों, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।